गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग अपने नए चैप्टर जो हमारा हिस्ट्री बुक का पहला बुक का जो तीसरा चैप्टर है किंगशिप कास्ट एंड क्लासेस वो चालू करने वाले हैं। हमने इसके पिछले वीडियो में हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि हमारा था इंडस वैली सिविलाइजेशन और दूसरा था हमारा किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स। तो आपने देखा ही होगा कि मैंने तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर करने की कोशिश करी है। सेम पैटर्न इसमें भी फॉलो होगा, एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन ही कवर करूँगा और कुछ-कुछ चीज़ें ही मैं छोड़ रहा हूँ, सोर्सेस मैं छोड़ रहा हूँ और कुछ-कुछ चीज़ें ही छोड़ रहा हूँ। वो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि वो आप खुद से पढ़ोगे। वो तो आपको खुद से पढ़ना ही पड़ेगा। यदि आप मेरे साथ खुद बुक नहीं पढ़ रहे हो, मेरे पढ़ाने के बाद भी आप बुक नहीं पढ़ रहे हो, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। आपको तो रीडिंग करना ही होगा कोई भी चैप्टर। तो आपको खुद से भी एक बार जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तो उस साथ-साथ आप भी पढ़ते चलो, तो उससे भी क्या होगा कि आपका जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर होते जाएँगे। एक बार नहीं, आपको कई बार चैप्टर पढ़ने हैं, अपने आप अभी से लेकर के एग्ज़ाम टाइम पीरियड तक में। तो उससे क्या होगा ना, आपका सारा कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप ये सिर्फ़ 12th के एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ रहे हो। 12th के आगे फिर जिस तरह से आप 12th क्लास पास करोगे, फिर आप कॉम्पिटिशन लेवल पे चले जाओगे। उसके बाद फिर आपकी कॉम्पिटिशन की तैयारियाँ स्टार्ट हो जाएँगी, फिर आपको यही सारी चीज़ें पढ़नी है। तो दोबारा मेहनत क्यों करना है, अभी सारा चीज़ अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि अभी आपके पास इनफ टाइम है और अच्छे से आप कर भी लोगे। आपको जिस भी सोर्स से अच्छा मिल रहा है, आप वहाँ से देख लो वीडियो, जहाँ से भी मिल रहा है। लेकिन एक अच्छा एजुकेशन आप लो इस टाइम पीरियड पे, क्योंकि आपके पास अभी इनफ टाइम है 1 साल के। उसके बाद आपके पास मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट पढ़ने के लिए रहेंगे। तो बातों में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन बस मैं वही एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि आप भी बुक के चैप्टर्स पढ़ते चलो साथ ही साथ। पूरा थ्योरेटिकली पढ़ो और जहाँ पर भी दिक्कत आती है, हो सकता है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो जो हमारा तीसरा चैप्टर है, ये बेसिकली रिलीजन्स के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है। आप एक एक सर्टेन जो महाभारत की क्रिटिकल एडिशन है उसके ऊपर में बेस्ड है ये मेजरली। उससे हटकर भी बातें की गई है इसमें। तो ये तो पहला बुक ये है प्रीफेस है। तो इसमें क्या है, जैसे कि हमें बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए मिले हैं। कब से कब तक, 600 बीसी से लेकर के 600 सीई तक में। तो ये तो तब की पीरियड है, टाइम पीरियड है जब महाजनपदास डेवलप हो रहे थे। ये तो पता ही होगा, पिछले चैप्टर में हमने देखा ही है। तो इसमें वही एग्रीकल्चर प्रैक्टिस सारे चेंज हो रहे थे उस टाइम पीरियड पे, हर चीज़ लेकर के। तो as we will see, each text was written from the perspective of a specific social category, so we need to keep in mind who composed what and for who. तो उस टाइम के सारे इंस्क्रिप्शन जो लिखे गए थे वो सोशल कैटेगरीज के ऊपर बेसिस थे। और हमें ये भी देखना होगा कि आखिर वो सारे जो इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं वो कंपोस्ट कौन कर रहा है, वो लिख कौन रहा है और क्या लिख रहा है और किसके लिए लिख रहा है, ये हमें देखना है। ये पहला पेज है, इसलिए इसमें तो कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं रहता, इसलिए मैं लाइन बाय लाइन नहीं चल रहा हूँ। जो जो मेन चीज़ है वो वही बता रहा हूँ आपको। तो इसमें हमें बेसिकली महाभारत के बारे में देखना है, जो कि वो कितने हो गए, 100,000 वर्सेस में। वर्सेस क्या होता है, पोएम्स, मतलब कि जिसमें जिसके अंडर में महाभारत एक एपिक रनिंग है, अ कोलोसल एपिक रनिंग इन इट्स प्रेजेंट इट ओवर 100,000 वर्सेस, मतलब 100,000 पोएम्स हैं इसके अंदर में, महाभारत के अंदर में। जिस तरह से आप गीता गीता देख रहे हो, वो भी एक महाभारत का एक पार्ट है। वो पूरा महाभारत नहीं है, वो एक महाभारत का पार्ट है। उसी तरह से वाइड रेंज ऑफ सोशल कैटेगरी एंड सिचुएशन, ये हमें जानने के लिए मिलता है महाभारत से। महाभारत एक सोशल बुक भी है, आप इसे एज ए रिलीजन बुक मत देखना, एज अ सोशल बुक देखना। उससे आपके सोसाइटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। इट वॉज कम्पोज ओवर अ पीरियड अबाउट 1000 ईयर्स। ये जो कम्पोज हुआ है ये 1000 ईयर्स के पीरियड के बीच में कम्पोज, उसी टाइम पीरियड का जो चीज़ जो भी घटनाएं हुई थी उसी के ऊपर ये कम्पोज हुआ है। तो ये 500 बीसी के ऑनवर्ड से, ये मतलब 500 बीसी से 500 सी जो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, 600 बी से 600 सी तक, उसी टाइम पीरियड की ये बात हो रही है महाभारत में। उसी टाइम पीरियड की एक्चुअली बात की गई है अकॉर्डिंग टू बुक। बट इफ़ यू लुक एट द हिंदू ट्रेडिशन, तो उनका ये मानना है कि महाभारत जो है आज से 5000 साल पहले हुए थे। तो लेकिन ये बुक का ऐसा मानना नहीं है। वो तो खैर रिलीजन टॉपिक है, उस पे हम नहीं जाएंगे। जो हमारा बुक का कहना है हम उसी पर जाएंगे। तो बुक का ये कहना है कि 1000 ईयर्स 500 बीसी के ऑनवर्ड से बात की गई है, मतलब 500 बीसी से 500 सी तक, बस यही है। एंड सम ऑफ द स्टोरीज कंटेंट में हैव बीन सर्कुलेटेड ओवर अर्लियर द स्टोरी। हाँ, हमें कई सारे स्टोरीज इसके महाभारत से देखने को मिलते हैं। गीता के भी कई सारे स्टोरीज हैं। उसके बाद आपने एकलव्य के स्टोरीज सुने होंगे। उसके बाद आपने कई सारे स्टोरीज सुने होंगे, जैसे कि इसमें वॉरियर कजन्स के बारे में स्टोरीज जो दिए गए, कौरवास और पांडवास के बारे में, वो सारे स्टोरीज आपने तो बचपन से कई बार सुने ही होंगे। उसी के ऊपर ये थोड़ी बहुत जो कंसेप्ट बेसिस पे, ये एज ए रिलीजन ये चैप्टर नहीं है, कंसेप्ट के ऊपर चैप्टर है। तो इसमें ज़्यादा थियोरेटिकल ही चीज़ है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इंटरेस्ट लेके पढ़ना, मज़ा आएगा।
तो इसमें क्या है, द क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत। तो वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ स्कॉलरशिप बिगेन इन 1990। तो 1919 में एक प्रोजेक्ट चालू करी गई, और जो किसके अंडर में चालू करी गई, वी.एस. सुक्तांकर के लीडरशिप में ये चालू करी गई। एक प्रोजेक्ट, ये कौन सी प्रोजेक्ट थी? अ टर्म कंप्राइजिंग डजन्स ऑफ स्कॉलर इनिशिएटेड टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। तो महाभारत की जो क्रिटिकल एडिशन थी वो चालू करी गई 1919 में, किसके द्वारा? वी.एस. सुक्तांकर के द्वारा। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। व्हाट एग्जैक्टली दिस इन्वॉल्व, तो इसके अंदर क्या इन्वॉल्व था एग्जैक्टली? इनिशियली इट मीन्ट कलेक्टिंग संस्कृत मनुस्क्रिप्ट ऑफ टेक्स्ट रिटन इन वैरायटी ऑफ स्क्रिप्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो इसका मेन एम क्या था ना, ये जितने भी मनुस्क्रिप्ट लिखे गए थे, जितने भी स्क्रिप्ट, मतलब अलग अलग स्क्रिप्ट, ना सिर्फ संस्कृत, ये मान लो क्योंकि महाभारत आपके संस्कृत में सिर्फ नहीं मिले हैं। हाँ, संस्कृत तो आप कह सकते हो ये एक बहुत ही मेजर टर्म था। ये सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा मान्यता वाला स्क्रिप्ट था, लेकिन और सारे स्क्रिप्ट में भी लिखे गए थे। जैसे जो भी रीजनल होगा उनका, जैसे तमिल में लिखे गए, कन्नड़ा में लिखे गए, तेलुगु में लिखे गए, या फिर आप इधर नॉर्थ साइड में आ जाओ या फिर ईस्ट साइड में चले जाओ, तो अपने अपने लोकल लैंग्वेजेस में उन्होंने उसको स्क्रिप्ट कराया। तो उन्हीं सारी चीज़ों को एक साथ ला करके सब में ये एक लिंक खोज रहे थे कि क्या चीज़ सेम आ रही है, फिर एक अपना एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे थे, यही कर रहे थे ये लोग। तो दिस टर्म वर्क आउट फॉर अ मैटर ऑफ कंपेयरिंग वर्ड्स फ्रॉम ईच वन, वही जो मैंने बोला, ये लोग एक दूसरे वर्सेस को कंपेयर कर रहे थे। मान लो तमिल स्क्रिप्ट में कुछ कविताएं लिखी गई और संस्कृत में कुछ और, तो दोनों दोनों को ये कंपेयर कर रहे थे कि क्या दोनों में सिमिलरिटीज़ हैं। मान लो आप एक साइड में तमिल है, एक साइड में कन्नड़ा, और एक साइड में आपको कोई ईस्ट की है, और एक साइड में संस्कृत है, चारों है। तो चारों में से एक में कोई एक चीज़ अलग लिखी हुई है और तीन में एक चीज़ सेम मिल रहे हैं। तो उन जो एक चीज़ जो तीनों को सेम मिल रहा है तो वो उनको अलग कर लेते थे, क्योंकि वो उनका मानना था ये सच में हुआ होगा, और ये जो एक अलग हुआ है तो ये रीजनल वेरिएशन के कारण हुआ है। रीजनल वेरिएशन क्या होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अल्टीमेटली दे सेटल द वर्ड्स दैट अपीयर कॉमन द मोस्ट वर्सिंग, वही मैं जो बोल रहा हूँ, जो कॉमन मिलता था उसको ये लोग पब्लिश कर देते थे कि ये सबसे ज़्यादा मान्यता वाला है, ये सही होगा। तो दिस प्रोजेक्ट, दिस रनिंग ओवर 13,000 पेजेस, ये 13,000 पेजेस में ये ख़त्म हुआ। मतलब आप समझ रहे हो, एक कॉपी की यदि आप बात करो तो मुश्किल से 100 पेजेस रहते हैं, मुश्किल से 100 या 150 पेजेस रहते हैं। यहाँ पे 13,000 पेजेस की भी जो वो पूरी क्रिटिकल एडिशन थी वो 13,000 पेजेस में थी। आप समझ लो कितना ज़्यादा उन्होंने खोजबीन किया होगा उस टाइम पीरियड पे। तो दिस प्रोजेक्ट टुक 47 ईयर्स। हाँ, तो देखो ऑब्वियसली 13,000 पेजेस में किए तो 47 ईयर्स लगे इस चीज़ को, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। तो आप समझ लो 1919 से लेकर के और उसके बाद से 47 ईयर्स, तो लगभग 50 ईयर का टाइम पीरियड है। तो कितने हो गए? तो लगभग वही आपका 79 या 89 के आसपास आ रहा है, तो वो आप देख लेना। Two things became apparent. These were several common elements in Sanskrit version of the story, evident in manuscripts from all over subcontinent. तो दो थिंग हमें बहुत ही कॉमन देखने के लिए मिले हैं। देयर वर सेवरल कॉमन एलिमेंट इन संस्कृत वर्जन ऑफ द स्टोरी। तो पहला तो हमें ये देखने मिला कि संस्कृत वर्जन जो स्टोरी था उसमें बहुत सारे कॉमन चीज़ें मिल रही थी हर अलग अलग स्क्रिप्ट से। तो संस्कृत आप एक टाइप से आप समझ सकते हो सेंटर फिगर था, सेंट्रल, उसी से सबको कंपेयर किया जाता था क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मान्यता वाला माना जाता था। और दूसरा ये था एविडेंट इन मैन्युस्क्रिप्ट फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। और दूसरा वही जो मैन्युस्क्रिप्ट से हमें ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, जो हमारा सब कॉन्टिनेंट था वो बहुत ही बड़ा था, तो ऑल ओवर सब कॉन्टिनेंट से हमें जो जो स्क्रिप्ट मिल रहे थे उस सब से हम कंपेयर कर रहे थे। कहाँ कहाँ से मिल रहे थे? फ्रॉम कश्मीर एंड नेपाल, देख रहे हो, कश्मीर से लेकर के यहाँ देखो कश्मीर है, फिर तमिलनाडु, मतलब कश्मीर टू कन्याकुमारी से लेकर के जितने भी अलग अलग स्क्रिप्ट मिले, हर जगह का अलग अलग स्क्रिप्ट होगा। ना सिर्फ मैं स्टेट की बात नहीं कर रहा, आज तो आप स्टेट पे देख रहे हो सकता है रीजनल वेरिएशन कुछ गाँवों के ऊपर भी डिपेंड करता हो, एक गाँव का कुछ अलग मान्यता हो महाभारत के ऊपर, दूसरे गाँव का कुछ अलग मान्यता हो, ये भी हो सकता है। मैं स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, तो ये भी स्टेट की बात नहीं कर रहा है, ये रीजन की बात कर रहा है। तो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, नेपाल की ओर, नॉर्थ टू केरला, मतलब आप समझ रहे हो नॉर्थ से लेकर के केरला तक, और तमिलनाडु साउथ तक, मतलब आप पूरा समझ लो ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू ईस्ट, जितने भी सब कॉन्टिनेंट के जितने भी ज़्यादा स्क्रिप्ट थे वो सारे को लिया गया। ऑल्सो एविडेंट वेयर इनॉर्मस रिलीजन वेरिएशन, तो रिलीजियन वेरिएशन भी हुआ इन सारी चीज़ों में, इन द वे विच टेक्स्ट हैड बीन ट्रांसमिटेड ओवर द सेंचुरी। अब ये रीजनल वेरिएशन क्या है? लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ रामायणा। तो आप सभी ने रामायणा देखा ही होगा। तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपने ये छठ पूजा के बारे में सुना होगा, तो वो मेजरली किस एरिया में होता है? वो आपको बिहार, झारखंड, या फिर आप कह सकते हो कुछ पार्ट यूपी के। तो इसी में ही जो मेनली माना जाता है उसको बिहार में ही माना जाता है कि छठ पूजा मेनली बिहार में किया जाता है। तो छठ पूजा का ऐसे तो कोई लिंक और सारे की स्क्रिप्ट में नहीं दिखाया गया, लेकिन अगर ये आप अवध के ट्रेडिशन में, अवध एरिया के
ट्रेडिशन में जो आप स्क्रिप्ट देखोगे रामायणा का, तो उसमें क्या-क्या रामायणा से छठ पूजा को लिंक कर दिया गया है। उसमें क्या बोला गया है कि जो छठ पूजा होता था रामायणा को उससे लिंक करा गया है कि जब वो श्री रामचंद्र जी 14 ईयर के वनवास के बाद जब वो वापस आए थे, तो उनका जो पहले तो उनका दिवाली मनाया गया। उसके बाद 6 दिन के बाद उनका राज्याभिषेक हुआ, और जिससे कि उस दिन पूरे दिन सीता माता ने फास्ट रखा और उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करी गई। तो उसी को छठ पूजा माना जाता है। तो इसलिए आपने देखा होगा दिवाली के 6 दिन बाद ही छठ पूजा मनाया जाता है। तो उसको रामायण से कनेक्ट कर दिया गया। लेकिन यदि आप यही रामायण को आप तमिल ट्रेडिशन में देखोगे, साउथ के एरियाज़ में देखोगे, या फिर आप वेस्टर्न पार्ट में देखोगे, तो ऐसा कोई सीन नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं बताया गया है कि छठ पूजा का कोई लीगल ट्रेडिशन ऐसा कोई इंडिकेट नहीं करा गया। लेकिन आप अवध के यदि एरियाज़ में देखोगे स्क्रिप्ट, तो वहाँ पे ये इसको इनिशिएट किया गया है कि नहीं, इसका ऐसा मानना है। तो आप देख रहे हो रीजन रीजन के तरह ये रामायण का वेरिएशन हो गया। तो वेस्ट में कुछ और लिखी गई है, अवध में मतलब नॉर्थ ईस्ट साइड में आपको ईस्ट में कुछ और लिखा गया है। तो यही है रीजनल वेरिएशन, जगह के हिसाब से अपने आप को उसको मॉडिफाई कर दिया जा रहा है हर जगह। तो इसमें कोई दोहराई नहीं है, मैं रिलीजन पे नहीं जा रहा हूँ अगेन। This variation were documented in footnotes and appendix in many texts. Taken together, more than 13 pages devoted to this variation. तो यही वेरिएशंस इसमें काफ़ी आ रहे थे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अलग अलग मिल रहे थे। रीजनल वेरिएशन हमें देखने को काफ़ी ज़्यादा अमाउंट पे मिल रहा था। बहुत ही कम चीज़ थे जो कॉमन देखने को मिल रहे थे। इवन यहाँ पे बताया गया है कि जो 13,000 पेजेस का जो क्रिटिकल एडिशन था, उसमें से जो हाफ थे, मोर देन हाफ, हाफ भी नहीं, मोर देन हाफ, मतलब आप सीधा समझ लो 13 का हाफ कितना हो गया, 6500 या फिर उससे ज़्यादा, मान लो 7000 के आसपास पेजेस में तो सिर्फ ये वेरिएशंस ही थे। वेरिएशंस को भी नोट डाउन किया गया था। तो 7000 पेजेस में सिर्फ वेरिएशंस के ही ट्रेडिशन वहाँ पे मेंशन थे। इन सेंस दीज वेरिएशन आर रिफ्लेक्टेड टू द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट shaped अर्ली सोशल हिस्ट्री थ्रू डायलॉग्स बिटवीन डोमिनेंट ट्रेडिशन एंड रिसाइलेंट लोकल आइडिया। तो डोमिनेंट ट्रेडिशन, तो यहाँ पे क्या बोला जाए, डोमिनेंट ट्रेडिशन क्या होता है, जो कि एक लार्ज सोसाइटी में माना जाता है, और लोकल आइडियाज़ हो गया जो कि छोटे एरियाज़ में माना जाता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखो मैं सीधा आपको एक एग्जांपल से फिर से बताता हूँ। तो इसमें क्या बोला गया है, एक एग्जांपल यदि आप लोगे, तो आप एक फास्टिंग का एक एग्जांपल लो। फास्टिंग में क्या होता है, जैसे कि कुछ कुछ जगहों का मानना है कि आप यदि, जैसे कि आप इस्लामिक ट्रेडिशन ले लो, जब उनका रमज़ान का टाइम चल रहा है, रोज़ा का टाइम चलता है, तो उनका ये मानना है कि आप जो अपना वो सलीवा है, आप उसको भी नहीं ढोक सकते हो, अपने गले के नीचे नहीं ला सकते हो। फिर यदि आप हिंदू ट्रेडिशन में आओगे, ब्राह्मण्स का ये मानना है कि हाँ, आप कर सकते हो, लेकिन आप पानी भी पी सकते हो। ब्राह्मण्स का नहीं, मैं एग्जैक्टली नाम नहीं ले रहा हूँ। मतलब हिंदू ट्रेडिशन में कुछ जगहों पे ये मानना है कि आप पानी पी सकते हो फास्टिंग के दौरान। कुछ जगहों पर ये मानना है कि आप पानी भी नहीं पी सकते हो फास्टिंग के दौरान। ये हो सकते हैं, ये वो लोकल आइडियाज़ हो कि आप पानी भी नहीं पी सकते हो। लेकिन एक जो मेजर आइडिया है, जो डोमिनेंट ट्रेडिशन ये है कि आप पानी पी सकते हो, लेकिन आपको दिन भर फास्ट रहना है। लोकल ट्रेडिशन ये भी हो सकता है आप पानी पी सकते हो, या फिर आपको पानी साफ़ नहीं पीना है, या फिर आप एक टाइम बस खा सकते हो और दूसरा टाइम नहीं खा सकते हो, या फिर एक सर्टेन टाइम पीरियड में ही खा सकते हो। तो ये लोकल ट्रेडिशन होगा। लेकिन जो डोमिनेंट ट्रेडिशन होगा, ये वो यही कहेगा कि आप सिर्फ़ पानी पी सकते हो और दिन भर नहीं खा सकते हो। तो यही हो गया डोमिनेंट ट्रेडिशन, लोकल ट्रेडिशन। तो इसमें क्या हो रहा था ना, तो बहुत सारे डायलॉग्स हो रहे थे सोशल हिस्ट्रीज में इस टाइम पीरियड पे, इन लोकल ट्रेडिशन को और डोमिनेंट ट्रेडिशन के बीच में। तो ये तो एक टाइप से समझ लो डिस्कशन हो रहा था। तो ये डिस्कशन कई बार कन्फ्लिक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते थे कि नहीं, आपका जो मानना है वो गलत है, जो हमारा मानना है वो सही है। तो कई बार कंसेंसस भी हो जाता था, मतलब समझौता भी हो जाता था, हाँ चलो जो आप बोल रहे हो ये भी सही है, तो उसे वो अपने में ऐड कर लेती है। तो वो डोमिनेंट ट्रेडिशन हो या फिर लोकल आइडियाज़ हो, तो वो उसके अपने अंदर ऐड कर लेते थे। Our understanding of this process is derived primarily from the text written in Sanskrit by Brahmins। तो हमें जो ये सारी अंडरस्टैंडिंग मिली है, तो ये मेजरली हमें संस्कृत रिटन टेक्स्ट से ही मिली है, जो कि ब्राह्मण्स के द्वारा लिखी गई थी। When issues of social histories were explored for the first time by the historians in 19th century, they tended to take this extent at the face value, believing that eventually that was laid down in specific tradition actually practiced। जब ये सोशल हिस्ट्री की बात आई कि जो पुराने टाइम पीरियड है उसमें सोशल स्ट्रक्चर कैसा होगा उस टाइम पीरियड का, तो ये एक फेस वैल्यू पे इनको हिस्टोरियंस का ये मानना था कि ये एक तो ये टेक्स्ट पे विश्वास कर नहीं रहे थे,
लेकिन इनका फेस वैल्यू पे भी उतना ही मतलब एक्चुअली क्या प्रैक्टिस होता होगा वहाँ पे, फेस वैल्यू से यही मतलब है कि एक्चुअली क्या प्रैक्टिस होता होगा, ये भी वो देखना चाहते थे। बिलीविंग दैट एवरीथिंग लेट डाउन इन दिस टेक्स्ट वाज एक्चुअली प्रैक्टिस्ड। तो इनका यही मानना था कि जो भी चीज़ लिखे गए हैं, वो एक्चुअली प्रैक्टिस होते होंगे या फिर किसी स्पेसिफिक रीजन में ही प्रैक्टिस होते होंगे, लेकिन वो प्रैक्टिस हो रहे होंगे उस टाइम पीरियड पे। वही है फेस वैल्यू। सब्सिक्वेंटली स्कॉलर बिगेन स्टडिंग अदर ट्रेडिशन। तो अलग अलग ट्रेडिशंस को भी पढ़ना स्कॉलर्स ने स्टार्ट किया, जैसे कि पाली में लिखा गया है, फिर पाली प्राकृत और तमिल्स में जितने भी ट्रेडिशंस में वर्क लिखे गए थे, उनको भी इन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया। दिस स्टडी इंडिकेट दैट दिस आइडियाज कंटेंट नॉर्मेटिव संस्कृत। तो ये जो स्टडीज़ इन्होंने किया अलग अलग टेक्स्ट का पाली प्राकृत, तो इसमें से इनको ये पता चला कि जितने भी आइडियाज़ हैं, ये सारे नॉर्मेटिव संस्कृत से ही लिए गए। नॉर्मेटिव संस्कृत से आप सीधा समझ सकते हो, नॉर्मेटिव का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन, तो उस हिसाब से तो नॉर्मेटिव संस्कृत मतलब संस्कृत के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के जो टेक्स्ट होंगे, तो उसी से यूजली ये सारे कनेक्टेड थे। टेक्स्ट वेयर ऑन द होल रिकॉग्नाइज ऑथोरेटिव। तो जो संस्कृत टेक्स्ट था उसको ऑथोरिटेटिव माना गया, मतलब सबसे मेन माना गया उस टाइम पीरियड पे। दे वेयर ऑल्सो क्वेश्चन एंड ओकेजनली इवन रिएक्टेड। जबकि देखो इनको ऑथोरेटिव माना जा रहा है कि सबसे वर्चस्व इसी का है, सबसे ज़्यादा इसी की मान्यता है, लेकिन उसके बावजूद ये भी कहीं कुछ टाइम पीरियड पे क्वेश्चन हुए। इवन बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के द्वारा ये क्वेश्चन हुए, और कुछ टाइम पे तो इनको रिजेक्ट भी कर दिया गया कि नहीं, जो आपका मानना है ये टोटली गलत है, इसको हम नहीं मानते हैं। कुछ रिलीजन्स इसको नहीं मानते हैं, तो इसको रिजेक्ट भी फेस करना पड़ रहा है और क्वेश्चन भी फेस करना पड़ रहा है। हालांकि ये पूरे इनका वर्चस्व है इनका पूरा, और इसका मान्यता भी पूरा है, तब पर भी इनको क्वेश्चन और रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कीप दिस इन माइंड एज वी एग्जामिन हाउ हिस्टोरियन रिकंस्ट्रक्ट सोशल हिस्ट्री। तो हमें ये माइंड में देखना होगा कि हिस्टोरियंस ने आखिर सोशल हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट कैसे करा होगा। तो कैसे करा होगा भाई? तो अब देखो इन्होंने क्या किया। किंग्स हैव मैनेज मेनी रूल्स एंड वेरी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के ही द्वारा मैनेज मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन के ही द्वारा उन्होंने जो हिस्ट्री है उसको कंस्ट्रक्ट किया होगा। तो पहले क्या फाइंडिंग आउट अबाउट फैमिलीज़। तो पहले तो फैमिलीज़ की जो फाइंडिंग थी वो इन्होंने देखी। वी ऑफन टेक फैमिलीज़ लाइफ फॉर ग्रांटेड। However, you may have noticed that not all family are identical, that vary in term of number। तो हमें ये देखने को मिलता है कि जितने भी फैमिलीज़ हैं वो सारे एक जैसे तो नहीं होते हैं। कुछ में क्या होता है, कुछ आप अभी भी देखो, कुछ जॉइंट फैमिली में रहते हैं, कुछ स्मॉल फैमिलीज़ में रहते हैं। उसी टाइम पे आप नंबर ऑफ मेंबर्स में फैमिली का इंक्रीज़ होता है, कहीं पे ज़्यादा होते हैं, कहीं कम होते हैं। रिलेशनशिप्स में अलग हो जाते हैं, कहीं पे किन होते हैं, किन कहीं पे नहीं होते हैं। किन क्या होता है, मैं आपको आगे बताऊँगा। विथ वन अनदर एज़ वेल एज़ काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ दे शेयर। और जो एक्टिविटीज़ वो आपस में शेयर करते हैं वो भी अलग होते हैं हर जगह से। तो रीजनल वेरिएशन आपको फैमिलीज़ में भी देखने को मिल रहे हैं। ऑफन पीपल बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली शेयर फूड एंड अदर रिसोर्स एंड लाइफ वर्क परफॉर्म रिचुअल टुगेदर। तो ये तो खैर सही सी बात है कि जो भी एक फैमिली के आदमी रहते हैं वो आप साथ में बैठ करके खाना पीना खाते हैं, रिसोर्स को आपस में शेयर करते हैं। जो जो भी रिचुअल, जो भी रिलीजियन प्रैक्टिस होता है वो साथ में फॉलो करते हैं, साथ में करते भी हैं। तो अगर कोई पूछेगा व्हाट इज़ फैमिली, तो ये है ये फैमिली का डिफिनेशन। फैमिलीज आर यूजुअली पार्ट ऑफ लार्ज नेटवर्क ऑफ पीपल ड्राइव्ड एज अ रिलेटिव्स। तो ये फैमिली का आपको एक टाइप से मतलब डिफिनेशन है। एक फैमिली जो है लार्ज नेटवर्क ऑफ पीपल है, और उसको हम लोग रिलेटिव के तौर पे डिफाइन करते हैं। इनका जो मोर टेक्निकल टर्म है वो ये है किनफॉल। किनफॉल क्या होता है? किन आपको सीधा से मतलब कजन्स, आप सीधा से मतलब परिवार। किन से मतलब आपका परिवार है। वाइल फैमिलियल टाइज आर ऑफन रिगार्डेड एज नेचुरल आर बेस्ड ऑन ब्लड, दे आर डिफाइंड मैनी डिफरेंट वे। अब देखो फैमिलियल टाई तो हमें ये पता है कि खून का रिश्ता, आपने सुना ही होगा। ब्लड रिलेशन है, फैमिलीज़ के बीच ब्लड रिलेशंस होती हैं। फॉर इंस्टेंस सम सोसाइटी रिगार्ड कज़न एज बीइंग अ ब्लड रिलेशन वेयर अदर डू नॉट। अब देखो कुछ सोसाइटीज़ में क्या हो रहा है कि आपको कज़न्स को ब्लड रिलेशन बताया जा रहा है, कुछ सोसाइटी में ब्लड रिलेशन नहीं बताया जा रहा है। यदि आप छोटा सा एग्जांपल यदि देखा जाए यहाँ पर, तो कुछ जगहों पर क्या हो रहा है कि सेम कास्ट में ही शादी करनी है आपको। अ, और कुछ जगहों पर ये मानना है कि आपको कास्ट तो छोड़ो, एक कुल जो होता है उनका कुल, तो उसमें बोला जाता है कि कुछ जगहों पर कि आपको कुल से बाहर में शादी करनी है। क्योंकि उनका मानना है यदि आप सेम कास्ट में शादी करो या फिर सेम कुल में शादी करो तो आपका ब्लड रिलेशन सेम ही है, कहीं न कहीं आपका जाके ब्लड रिलेशन मिल ही जाएगा। तो उनका ये मानना है कि हमें एक ब्लड रिलेशन में शादियाँ नहीं करनी है, और कुछ का मानना है कि नहीं, अपने ही कास्ट में शादी करनी है। तो ये एक पर्सपेक्टिव है। और एक यदि आप मेजर एग्जांपल लो तो साउथ और नॉर्थ का एग्जांपल आप ले सकते हो। साउथ में क्या होता है, किन टाइज आर रिगार्डेड एज मतलब उसको सही माना गया है, लेजिटिमेट माना गया है किंग टाइज को, उसको गलत नहीं माना गया है। लेकिन आप यदि नॉर्थ की बात करें, किंग टाइज को इलीगल माना गया है कि आप कज़न्स के साथ में शादी नहीं कर सकते हो। और लेकिन यदि आप साउथ के स्टेट में जाओगे तो वहाँ पे कज़न्स के साथ में शादी करना ये अलाउ है।
साउथ के कुछ स्टेट में, कुछ रीजन्स में वहाँ पर कज़न्स के साथ में आप इंटाइस कर सकते हो, मतलब शादी कर सकते हो आपस में कज़न्स के साथ में। लेकिन अब नॉर्थ में आओगे तो ये चीज़ स्ट्रिक्टली मना है। भले ही आप सेम कास्ट में शादी कर रहे हो, लेकिन आपको कज़न्स के साथ शादी नहीं करनी है। तो वो और लेकिन ये साउथ में क्या है, कज़न्स के साथ भी आप कर सकते हो। फॉर अर्ली सोसाइटी, historians can retrieve information about elite family fairly easy। तो elite families के बारे में पता करना बहुत ही ईजी था, क्योंकि उनके बारे में इंस्क्रिप्शंस देखने को मिल रहे हैं, और मेनली वो किंग से ही बिलोंग करते थे, तो उनके बारे में जानना आसान था। लेकिन जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स का जो रिलेशनशिप था वो जानना कहीं ना कहीं डिफिकल्ट था, क्योंकि ऑर्डिनरी सिटीजन्स के हमें कहीं रिटर्न टेक्स्ट तो नहीं मिलेंगे उस टाइम में, उनका कैसा फैमिलियर रिलेशन रहता होगा ये हमें कहीं रिटर्न नहीं मिला है। तो उसमें कुछ डिफिकल्टियाँ आई, कुछ मतलब परेशानियाँ आई खोजने में। हिस्टोरियंस ऑल्सो इन्वेस्टिगेट एंड एनालाइज एटीट्यूड टुवर्ड्स फैमिली एंड किनशिप। तो हिस्टोरियंस ने ये भी देखा कि फैमिलीज और किन्स के बीच में क्या एटीट्यूड रखते हैं ये आपस में। दीज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे प्रोवाइड इंसाइट टू द पीपल थिंकिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पीपल के थिंकिंग को दर्शाता है कि पीपल क्या थिंक करते हैं किसी भी एरिया के पीपल शादी के बारे में, या फिर किन टाइस के बारे में क्या थिंक करते हैं। ये एटीट्यूड उनका जानना ये इंपॉर्टेंट है। इट इज़ लाइकली दैट सम ऑफ दिस आइडिया वुड हैव शेप्ड देयर एक्शन। तो हमें ये भी पता चलता है कि कुछ आइडियाज उनके एक्शन को भी अफेक्ट करता होगा। जस्ट एज सोसाइटी में हैव लेड टू चेंज इन एटीट्यूड। तो सोसाइटी के कारण उनका एटीट्यूड भी चेंज हो जाता होगा। द आइडियाल्स ऑफ द पैट्रिलिनी, कैन वी आइडेंटिफाई सम किन्स कैन वी आइडेंटिफाई सम किनशिप रिलेशन चेंज्ड। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एट वन लेवल महाभारत इज ए स्टोरी अबाउट दिस। तो महाभारत में जो है स्टोरी इसी चीज़ की दी गई है। तो इसमें क्या महाभारत में क्या दिखाया गया, इट डिस्क्राइब द फ्यूड ओवर लैंड। तो जो फ्यूड मतलब एक झगड़ा होता है, और लैंड के ऊपर में झगड़ा, ज़मीनी विवाद के बारे में ऊपर में इसमें मेनली बताया गया है। एंड पावर बिटवीन द टू ग्रुप ऑफ कजन्स, टू ग्रुप ऑफ कजन्स के बीच में जो पावर रिलेशन था उसको दर्शाया, कौरवास और पांडवास। तो या तो आपने सुना ही होगा, वो बिलोंग फ्रॉम द सिंगल रूलिंग फैमिली। तो ये सिंगल रूलिंग फैमिली थे, और ये कौरवास पांडवास जो है कजन ब्रदर्स थे आपस में। अल्टीमेटली अच्छा ये यहाँ पे छूट गया ना। एंड पांडवास बिलोंग टू द सेम रूलिंग फैमिली ऑफ द कुरुस। तो ये कुरुस पांचाल आपने ये तो देखा ही होगा। ये आपको मैं मैप में दिखाऊंगा अच्छे से, कुरुस और पांचाल कहाँ पर है। जनपदास में भी इसका मेंशन है। तो कुरुस का ये लिनेज डोमिनेशन ऑफ द मेजर जनपदास, ये जनपदास में भी था। लिनेज डोमिनेटिंग था ये, मतलब लीनेज ऑफ वंश वंश का डोमिनेटिंग था यहाँ पर। वंश का डोमिनेंस था, एक सिंगल वंश का डोमिनेंस था, ये आप कह सकते हो इस जनपदास में। अल्टीमेटली द कन्फ्लिक्ट इंडेड इन बैटल। तो कन्फ्लिक्ट इन बैटल में वो सबको पता है। इन विथ द पांडवास इमर्ज विक्टोरियस, पांडवास जीत गए, जिसमें कि आफ्टर दैट पैटर्नियल सक्सेशन वाज प्रोक्लेम। तो उसके बाद क्या हुआ, पैटर्नल सक्सेशन। पैटर्नल सक्सेशन क्या हो रहा है, तो आपके बुक के साइड में एक छोटी सी टर्म दी गई होगी, मैट्रिलिनी और पैट्रिलिनी। देखो आपके बुक में है, आप बुक खोल के बैठो, अगर आप पढ़ रहे हो तो बुक खोल के बैठो आप। तो आपके बुक में देख रहे हो साइड में एक छोटी सी जो पिंक कलर में दी गई है, पैट्रिलिनी और मैट्रिलिनी। तो इसका मेनली मीनिंग क्या है, पैट्रिलिनी मीनिंग ट्रेस डिसेंट फ्रॉम द फादर टू द सन। तो जब हम किसी भी चीज़ का वंश जब देखते हैं, फादर से सन की तरफ देखते हैं, जैसे कि अकबर का बेटा कौन है, जहांगीर, जहांगीर का बेटा कौन है, शाहजहां। तो हम यहाँ फादर के तौर पे देख रहे हैं। अब फिर दूसरा टर्म आता है मैट्रिलिनी, जिसका कि हम डिसेंडेंट वंश जो है वो हम माताओं के ओर से देखते हैं। इसका हमें सतवाहनास के बारे में एक एग्जाम्पल देखने को मिलेगा आगे, वो हम देखेंगे। मैट्रिलिनी का एग्जाम्पल है सतवाहनास रूलर्स में, वो हम देखेंगे आगे में। तो उस टाइम पीरियड पैटर्नल सक्सेशन वो हुआ, क्योंकि उस टाइम में जो उनके पिता थे पांडु, तो उनका जो बेटा था उन्हीं को ये पांडवास जो थे उनको गद्दी मिल गई एट लास्ट बैटल के एंड में, जब वो जीत गए। और वाइल पैट्रिलिनी हैज एग्जिस्टेड पीरियड टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एपिक द सेंट्रल स्टोरी ऑफ द महाभारत एंड फर्स्ट द आइडिया इट वाज वैल्यूबल। तो पैट्रिलिनी को एक सेंटर फिगर पे दिखा गया। अंडर पैट्रिलिनी सन could claim their resource of their father when the later died। मतलब जब पिता का देहांत हो जाता है तो सन जो है रिसोर्स को क्लेम कर सकता है कि वो उसका हिस्सा है, वो उसका हक है। तो ये था पैट्रिलिनी। लेकिन वहाँ पे वही जो है वहाँ पे उनकी बेटियाँ जो डॉटर्स होंगी वो क्लेम नहीं कर सकती है पैट्रिलिनी के अंदर। मोस्ट रूलिंग डेंसिटी क्लेम टू फॉलो सिस्टम। तो ज़्यादातर डेंसिटी में यही हो रहा था। इफ़ देयर वेयर नो सन, अगर सन नहीं, अगर किसी को बेटा नहीं है तो क्या होता था, ब्रदर सक्सीड करता था एक दूसरे को। जैसे कि आपने खुद यहाँ महाभारत में देखा होगा कि पांडु का जब देहांत हो गया जल्दी ही, तो फिर धृतराष्ट्र जो उसके ब्रदर थे तो उन्होंने सक्सीड किया उनको।
तो ब्रदर सक्सीड करते क्योंकि उनके जो तभी बच्चे थे वो बहुत ही छोटे थे, वो नहीं सक्सीड कर सकते थे उस टाइम पीरियड पे, तो ब्रदर सक्सीड करते हैं। तो आपने एक फ़िल्म में भी देखा होगा, ये जो बाहुबली है, तो वहाँ पर क्या हुआ था, ब्रदर ने सक्सीड किया था। ब्रदर ने सक्सीड नहीं करा था। वहाँ पे एक अलग केस था जी, जैसे कि आप ये आगे देखोगे, क्लेम द थ्रोन एंड इन वेरी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में क्या आ रहा है, वुमेन क्लेम कर रही है, सच एज़ प्रभावती गुप्ता एक्सरसाइज पावर। तो वुमेन कई बारी क्या होता है, पावर को क्लेम करती है। जैसा कि आपने बाहुबली में देखा होगा, जब पहला तो ब्रदर को उसका मिल गया, क्योंकि जो उसके भाई थे, वो जो बाहुबली के पिताजी थे, जब उनका देहांत हो गया तो उनके ब्रदर को मिलना था, लेकिन उनके ब्रदर का जो बुरा व्यवहार था उसके वजह से उनको नहीं मिला, और उनको लगा कि वो अपाहिज हैं, इसलिए उन्हें नहीं मिला। तो उनके जो ब्रदर की पत्नी थी, पहले तो आप ये मैप तो मैं आपको दिखा दूँ, उनकी जो ब्रदर की जो पत्नी थी, जिसे हम राजमाता के नाम से भी जानते हैं, तो इन्होंने क्या किया था, सक्सीड किया था, इनका राज शासन चल रहा था, इनके पति का, हस्बैंड का नहीं चला था। तो ये एक्सेप्शनल केस था, चूँकि उसके भाई अपाहिज थे और उनको उनकी बुरी आदतें थी, इसलिए उनको नहीं मिली। तो एक्सेप्शनल केस में क्या हुआ, इन्हें वहाँ की राजमाता बना दिया गया। और एक एक्सेप्शनल केस और है, ये प्रभावती गुप्ता का, जिसमें हमने ये पिछले चैप्टर में देखा था कि इनके नाम पे कई सारे ज़मीन, लैंड भी हमें देखने को मिले हैं। The concern which patriarchy was unique to the ruling family, it is evident in mantras and ritual। और ऋग्वेदा में भी हमें देखने को मिले, आपके नीचे में, बुक के नीचे में आप एक देख रहे हो ना, सोर्स में लिखे गए मंत्र है, जिसमें कि एक फादर अपने डॉटर को दान कर रहा है, कन्या दान कर रहा है। वही उसमें वही मंत्र के बारे में लिखा गया है, वो हियर देयर वाला लिखा हुआ है ना, वही आप खुद से पढ़ लेना, बहुत ही ईजी है वो। उसके बाद इट इज़ पॉसिबल दैट दिस एटीट्यूड वेयर शेप्ड बाय द वेल्दी मैन। हाँ, तो ये अमीर आदमी के हाई स्टेटस, क्योंकि ब्राह्मण्स के नियम का पालन ये माना जाता है उस टाइम में, जो हाई स्टेटस के लोग थे वही पालन करते थे। तो मैरिज के रूल्स क्या थे, इतना पढ़ने का ज़रूरी नहीं है, आप बस ये इंडोगेमी, एक्सोगेमी, पॉलीगेमी, पॉलीएंड्री समझ लो, बस यही होगा। इंडोगेमी क्या होता है, मैरिज विद इन द यूनिट, तो मतलब यूनिट के अंदर में, आप अपने किन्स के अंदर में जब शादी कर रहे हो, किन्स नहीं, आप सीधा समझ लो एक कास्ट के अंदर में, आप यहाँ पे कास्ट ले लो एग्जांपल के तौर पे, कि आप एक कास्ट के अंदर में शादी कर रहे हो, वो इंडोगेमी हो गया। एक्सोगेमी क्या हो गया, आप आउटसाइड द यूनिट, मतलब आपने कुल के कास्ट के आउटसाइड में शादी कर रहे हो, तो ये आपको क्या, आपको एक्सोगेमी। और पॉलीगेमी क्या होता है, जब एक मैन को कई सारी वाइफ होती है, जो कि राजा के टाइम में आपने देखा होगा, जहाँ की आपने देखा होगा मुगल्स टाइम में पीरियड में, जैसे कि आपने अकबर का एग्जाम्पल देखा होगा कि 3 से ज़्यादा, ऐसे तो रानियाँ उनकी बहुत ही ज़्यादा थी, तो मेजरली आपने देखा होगा 3 रानियाँ थी। इवन आपको कई सारे हिंदूस राजा भी मिल जाएँगे, जहाँ पर कि उनके कई सारी पत्नियाँ थी। इवन आपके अगर यदि आप इनके एग्जाम्पल लोगे, महाराजा दशरथ की, तो उनकी भी 3 पत्नियाँ थीं। उसी तरह फिर पॉलीएंड्री क्या होता है, जब एक वुमन को कई सारे पति होते हैं। तो ये भाई आप बोलोगे ये कैसा चीज़ है? हाँ, तो ये हुआ है भाई, खुद आपको महाभारत में हुआ है, जहाँ पे कि आपको वो क्या नाम है उनका, कि द्रौपदी नाम है क्या? जो भी है, आई फॉरगॉट, जो पांडवास की जो पत्नी होती है वो एक ही होती है, मे बी वो द्रौपदी ही है। तो वो एक ही होती है और उनके पति पाँचों होते हैं। तो यही उन्हें बताया गया, दिस सिस्टम कॉल्ड एक्सोगेमी, ये तो एक्सोगेमी बताया जा रहा है भाई, वही सारी चीज़ें यहाँ पे बताए जा रहे हैं। तो वही कन्यादान का जो, ये आप थोड़ा-सा पढ़ लेना, ऐसे तो बहुत ही आसान है। यंग गर्ल एंड वुमेन क्लेम्ड हाई स्टेटस ऑफन केयरफुली रेगुलेटेड टू इंश्योर द मैरिज एट राइट टाइम एंड राइट पर्सन। तो यंग गर्ल का और सही समय पे और सही पर्सन से शादी कराना, ये फैमिलीज़ की ज़िम्मेदारी होती है। दिस गिव राइज़ टू द बिलीव दैट कन्यादान, और इसको यही इस कन्यादान की सोच को जन्म देता है, डॉटर ऑफ मैरिज, जो कि आज के टाइम में आप दहेज के नाम से जानते होंगे, डॉरी, जो कि एक्चुअली में वो कन्यादान था, लेकिन आज के टाइम पीरियड पे उसे पैसे और ऐसे शो ऑफ के लिए है बस, वो डॉरी कुछ नहीं है, जस्ट एज शो ऑफ आप उसे देख सकते हो। वो एग्जैक्टली में वो कुछ भी नहीं है, वो बस एक कन्यादान का एक रिचुअल्स माना जाता है। तो अब देखेंगे विद द इमरजेंस ऑफ न्यू टाउन, तो न्यू टाउन का इमरजेंस के साथ क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ बिल्ड हुए उस टाइम में, न्यू सोसाइटीज़, न्यू स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ। तो क्या हुआ है, पीपल फ्रॉम फार एंड मीट देयर प्रोडक्ट्स, शेयर देयर आइडियाज़। हाँ, तो अब पीपल एक दूसरे से मिल रहे हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर कर रहे हैं अर्बन एरियाज़ में। फेस्ड विद दिस चैलेंज द ब्राह्मण रिस्पॉन्डेड द, अब यहाँ से असली कहानी चालू हो रही है। अब इन चैलेंजेस को देखते हुए क्या क्या ब्राह्मण्स ने अपने बिहेवियर में, अपने सोशल कोड्स को चेंज करा, और अपने एक सोशल मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए। ब्राह्मण अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए, कब लाए, 500 बीसी के बाद से, जब उन्होंने धर्मसूत्रा और धर्मशास्त्रा को कंपोस्ट किया, और द मनुस्मृति को भी कंपोस्ट करा, कब, 2200 बीसी से 200 सी तक। तो हमें ये देखना यहाँ ज़रूरी है कि धर्मसूत्रा और धर्मशास्त्रा क्या होता है। ऐसे तो इसका 12th क्लास से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन यदि आप पढ़ रहे हो तो क्लास 12 के बाद भी तो आपको पढ़ना है, उसके बाद तो रियल कॉम्पिटिशन चालू होगा। जब आप पढ़ रहे हो तो अभी ही पढ़ लो अच्छे से,
अब बाद में फिर से आपको मेहनत करनी, थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी है। जो हमारा धर्मसूत्र है, धर्मसूत्र को आप बेसिकली ये कह सकते हो कि ये एक टीचिंग मैनुअल है। आप सीधा समझ लो रूल्स एंड रेगुलेशन बुक्स ऑफ फॉर द स्टूडेंट। तो रूल्स एंड रेगुलेशन स्टूडेंट के लिए जो भी लिखे गए थे वो धर्मसूत्रा में लिखे गए थे। उसके बाद फिर यदि आप दूसरा देखोगे तो यह धर्मशास्त्र है। धर्मशास्त्र बेसिकली बेस्ड ऑन धर्मसूत्रा, जो धर्मसूत्रा का एक पार्ट है धर्मशास्त्र। तो इसमें धर्मशास्त्र में हमें आचार्य, व्यवहार और प्रायश्चिता के बारे में, इन तीनों चीज़ों के बारे में हमें देखने को मिल रही है। तो आचार से आप समझ रहे हो टीचर, व्यवहार से आप समझ रहे हो डिसिप्लिन, और प्रायश्चित तो आप समझ रहे हो प्रायश्चित यदि आपको किसी चीज़ का करना है, पिनाश मतलब हो गया तपस्या। इसके बाद इन सब चीज़ों के बारे में धर्मशास्त्र में बताया गया है। तो यही था, इसके ज़्यादा और कुछ जानना नहीं है। वाइल द ब्राह्मण्स ब्राह्मण्स क्या क्लेम करते थे ना कि उनका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी ब्राह्मण्स का पॉइंट ऑफ व्यू है वो यूनिवर्सली वैलिडेट है, मतलब वो हर जगह फॉलो हो रहा है। वो यूनिवर्सली वैलिडेट है और अबेड बाय एवरीबॉडी, और सबके द्वारा ये फॉलो भी होना चाहिए। ये उनका मानना था, वो ये क्लेम कर रहे थे, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। क्योंकि उस टाइम पीरियड में आप देख रहे हो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जैसे नए-नए थॉट्स भी सामने आ रहे थे। तो इससे हमें ये पता चल रहा है जो रियल सोशल रिलेशन होगा उस टाइम पीरियड का, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा उस टाइम पीरियड का, क्योंकि ब्राह्मण से क्लेम कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता होगा ये हम नहीं जानते हैं। उसके बाद बिसाइड गिवन द रीजनल डाइवर्सिटी विद इन द सब कॉन्टिनेंट एंड द डिफिकल्टीज ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ दिस इन्फ्लुएंस ब्राह्मण बाय नो मीन्स ऑल परसिवेसिव। तो ये कुछ नहीं है। तो ये जो यहाँ से पूरा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बताया गया, इसमें यही बताया गया है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज इंडिकेट किए गए हैं, मेंशन किए गए हैं। तो जिसमें से कि पहला 4 जो है वो अच्छा बताया जा रहा है और लास्ट का 4 वो बुरा बताया जा रहा है। उसको वो कंडेम करते हैं, मतलब उसको बुरा बताते हैं। तो आपके जो सोर्स 3 साइड में दिए हुए हैं, तो उसमें आप देख रहे हो ना 2 4 दिए हुए हैं, मेंशन किए गए, जिसमें से आप पहला जो पढ़ोगे तो वो अच्छा माना जाता है, और दूसरा जो लास्ट तो पढ़ोगे वो आप बुरा माना जाता है। तो वो यही है। तो यही धर्मसूत्र 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज हैं, ये आप याद रखना। मैरिज के कितने फॉर्म्स होते हैं, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग 8 फॉर्म्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। द गोत्रा ऑफ द वुमेन, तो वुमेन्स के गोत्रा के बारे में हमें क्या पता चलता है। तो वन ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस एविडियंट वाज टू क्लासिफाई पीपल टर्म्स ऑफ गोत्रा। तो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में हम लोग पीपल को कैसे क्लासिफाई करते हैं, गोत्रा के बेसिस पे, कि कौन से गोत्र से बिलोंग करते हो तुम ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में। ईच गोत्रा वाज नेम्ड आफ्टर द वैदिक सीड एंड ऑल दोज हु बिलोंग टू द सेम गोत्रा वे रिगार्डेड एज डिसेंडेंट। तो हमें गोत्रास उनके वैदिक सीड से पता चलता है, और जो भी एक गोत्रास के होंगे वो मतलब जितने भी आदमी एक ही गोत्रास से बिलोंग करते होंगे वो डिसेंडेंट होंगे, मतलब ब्लड रिलेशनशिप होगा उनमें। तो 2 इंपॉर्टेंट रूल्स की यहाँ बात करी गई है गोत्रा के अनुसार। तो इसमें क्या है, 2 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ गोत्रा। वुमेन वे रिस्पेक्टेड टू गिव अप देयर फादर गोत्रा एंड एडॉप्ट देयर हस्बैंड ऑन मैरिज। तो मैरिज के टाइम पीरियड में क्या होता है कि आपने टाइटल्स तो देखे होंगे, अगर आज की एग्जांपल लोगे तो आज के टाइम पीरियड में क्या हो रहा है ना, कि जब वुमेन्स की शादी हो जाती है तो वुमेन्स अपने टाइटल को छोड़ के जो उनके हस्बैंड के टाइटल होते हैं उसको अपना लेती हैं। तो वही गोत्रा सिस्टम भी यहाँ पे वही बोल रहा है कि वुमेन्स को अपना टाइटल, अपने फादर का टाइटल छोड़ के अपने माता का अपने हस्बैंड का टाइटल एडॉप्ट कर लेना चाहिए शादी के बाद। और दूसरा रूल क्या कहता है, मेंबर ऑफ द सेम गोत्रा कुड नॉट मैरी। तो वही विद इन द यूनिट आप शादी नहीं कर सकते हो, किन टाइज वेर नॉट अवेलेबल इन द गोत्रा सिस्टम ऑफ द ब्राह्मणिकल थॉट्स। वन वे टू फाइंड आउट वेदर दीज वेयर कॉमनली फॉलोड इन कंसिडर द नेम ऑफ मैन वुमेन। तो क्या ये कॉमनली फॉलोड होता था, क्या ये हर जगह फॉलो होता था ब्राह्मणिकल नॉर्म्स का, कि यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि ब्राह्मण पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो यूनिवर्सिटी वैलिडेट था और अवेट सबके द्वारा ये माना भी जाता था। तो वही यहाँ पे बोल रहा है क्या ये सही में सभी के द्वारा माना जाता था, तो ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि हमें सातवाहना का जो लिनेज मिला है, तो वो हमें वुमेन्स के जो हमें वुमेन्स के टाइटल पे देखने को मिला है। मैट्रिलिनी प्रोसेस वहाँ फॉलो हो रहा है इन केस ऑफ ओनली नेम, मतलब वो अपने, ये जो पहला रूल है वहाँ पर सातवाहना के केस में गलत हो रहा है, और दूसरा रूल भी गलत हो रहा है, वो हम देखेंगे। पहले पहले तो आप ये वाला सोर्स देखो। इसमें क्या है, द टर्म गौतमी पुत्रा मीन सन ऑफ गौतमी, मतलब सन ऑफ गौतमी, कोई गौतमी है, नेम लाइक गौतमी एंड वर्सेस टी। तो ये जो फेमिनिन है, ये फेमिनिन है, मतलब महिलाओं का नाम है। तो इसमें इसके पहले आप ये थोड़ा सा ये वाला कहानी पढ़ो, तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। सम ऑफ द सतवाहना रूलर्स वेयर पॉलीजीनियस। तो पॉलीजीनियस तो वो कई सारे वाइफ रखते थे। तो एन एग्जामिनेशन ऑफ द नेम ऑफ द वुमेन who married from the Satavahana rulers indicate that many of them had derived name from her gotra, such as from her father's gotra। तो वशिष्ठा और गौतमा से उनका फादर के जो गोत्र थे उनसे उसका नेम ड्राइव्ड हो रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, जो भी मान लो कोई सतवाहना रूलर्स है, ठीक है, अब वो शादी कर रहे हैं किसी से, तो वो जिनसे भी शादी कर रहे हैं
तो जिस लड़की से वो शादी कर रहे हैं वो उन्होंने क्या करा ना, अपने वो लड़की अपने टाइटल को नहीं छोड़ रही है। वो अपने पिता के ही टाइटल को कंटिन्यू रख रही है और उसके बाद जो इनके बच्चे हुए, वो भी अपने माता के टाइटल को कंटिन्यू रखने, अपने पिता के टाइटल को नहीं लिया। तो इससे हम लोग ये एक थॉट लगा सकते हैं, खुद में ये सोच सकते हैं कि हो सकता है ये जो गौतमी और वशिष्ठा जो ट्रेडिशन होगा, जो इनके फादर ने टाइटल लगाया हुआ है, ये गोत्र बहुत ही पावरफुल माना जाता होगा उस टाइम पीरियड में। क्योंकि हमने वशिष्ठ ब्राह्मण का तो नाम ही सुना होगा, रामायण के पीरियड में दोनों गौतम ऋषि और वशिष्ठ ऋषि, ये दोनों रामायण पीरियड के हैं। तो हो सकता है कि ये बहुत ही पावरफुल होंगे, तो इसीलिए इन्होंने अपने फादर के गोत्रा को नहीं छोड़ा, माता के अपने फादर के गोत्रा को नहीं छोड़ा और उसे अपने डिसेंडेंट में कंटिन्यू रखा। मतलब अपने उसके बाद जो इनके बच्चे हुए, जो ये जिनसे सातवाहन रूलर्स ने शादी किया, उनके जो बच्चे हुए, जो ये इनके बच्चे हैं, जैसे राजा गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी, जो इनके बच्चे हुए उनका, उनके टाइटल में जो है उनके नाना जी का टाइटल लग रहा है। आप सीधा ये समझो, नाना जी का उनका टाइटल लग रहा है यहाँ पर। वो अपने माता के टाइटल को कंटिन्यू कर रहे हैं, अपने सक्सीड कर रहे हैं, अपने पिता को टाइटल को नहीं ले रहे हैं वो। जैसे देख रहे हो वशिष्ठीपुत्रा, यहाँ पे फिर आ गया गौतमीपुत्रा, यहाँ पे मदरईपुत्रा, वशिष्ठीपुत्रा, हरितिपुत्रा, ये सारे यहाँ पे वुमेन्स नेम से यहाँ पर डिराइव्ड किए गए हैं। तो यही था, इतना इसमें यही कहानी था। तो इसमें अब देखो एक चीज़ यहाँ पे कंडमेंट क्या हुआ, ब्राह्मणिकल रूल्स के अनुसार क्या हो रहा है कि वुमेन्स को अपने हस्बैंड का गोत्रा अडॉप्ट कर लेना चाहिए शादी के बाद, लेकिन यहाँ पे हुआ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हो रहा है, वुमेन्स अपने फादर के ही गोत्रा को कंटिन्यू कर रहे हैं, और ये सिर्फ कंटिन्यू नहीं कर रही है बल्कि अपने जो उनके बच्चे हुए उनको भी अपना ही टाइटल, अपने नाना जी का ही टाइटल वो उनको कंटिन्यू कर रही हैं। तो ये यहाँ पे सेम बात हुई। तो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन यहाँ पे फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। विद द व्हाट इज ऑल्सो एपिडेंट इज दैट सम ऑफ दीज वुमेन बिलोंग टू द सेम गोत्र। और कुछ जगहों पर ये भी मानना था कि जो ये वुमेन्स थी जो शादियाँ कर रही थी, ये सेम ही गोत्रास की थी। लेकिन ब्राह्मण्स के अनुसार क्या था, आप एक ही यूनिट में शादी नहीं कर सकते हो। मतलब एक्सोगमी को काउंटर करता था ब्राह्मण ट्रेडिशन। तो ये इंडोगेमी को ये काउंटर करता था, एक्सोगेमी को ये रिकमेंड करता था ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडोगेमी हमें देखने को मिल रहा है कहाँ पर, सातवाहनास ट्रेडिशन में। और एक चीज़ माना जाता है, ये आगे पढ़ेंगे हम लोग को, ये सातवाहनास को ऐसा माना जाता है कि ये ब्राह्मण से थे एक्चुअली में। तो और एक नियम है कि ब्राह्मण्स के अनुसार किंग शुड बी ऑलवेज क्षत्रियास। अब देखो यहाँ पर माना जा रहा है कि सातवाहनास ब्राह्मण है, तो अगर द किंग क्षत्रियास हैं, होने चाहिए, तो ब्राह्मण्स कैसे किंग बन रहे हैं? तो मतलब ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन कई जगह कंडमेन हो रहा है, हमें ये देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट इट इज एग्जाम्पलीफाइड एन अल्टरनेटिव प्रैक्टिस ऑफ द इंडोगेमी ऑफ द मैरिज। तो ये हमें वही दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर इंडोगेमी प्रैक्टिस फॉलो हो रहा है। सच मैरिज अमंग द किन फॉल्क इंश्योर्ड एज ए क्लोज किन कम्युनिटी। तो हमें उसे क्लोज किन कम्युनिटी के नाम से जानते हैं जो इस तरह के मैरिज होते हैं। इट इज़ लाइकली दैट देयर वेयर विक्टर, ये कुछ नहीं है। तो अब हम यहाँ पे जो दूसरा देखेंगे, वियर मदर इंपॉर्टेंट, क्या उस टाइम में मदर का इंपॉर्टेंस था? वी हैव सीन इन सातवाहना रूलर, यस इंपॉर्टेंस तो था भाई, आपने सातवाहना रूलर्स में देख लिया। क्योंकि वहाँ पर नॉमिस प्रैक्टिस फॉलो हो रहा है, जहाँ पर कि नेम जो है, सिर्फ नेम यहाँ सक्सीड नहीं कर रही है, थ्रोन को सक्सीड नहीं कर रहा है, बस सिर्फ नेम की यहाँ बात हो रही है। तो नेम जो है कि वो मदर से यहाँ पे लिया जा रहा है, नेम का टाइटल मतलब वो मदर से लिया जा रहा है। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिला। लेकिन स्टिल यहाँ पे पैट्रिलिनी भी फॉलो हो रहा है, क्योंकि जो भी ऑल्दो द मेस इट दिस मे सजेस्ट दैट मदर वेयर इंपॉर्टेंट, मदर तो इंपॉर्टेंट थी, लेकिन हमें इस बात से भी कॉशन रखना होगा कि इनके सतवाहनास वेयर ऑल्सो नॉन एज सक्सेशन ऑफ थ्रोन वेयर जनरली पैट्रिनियल। लेकिन जो थ्रोन का सक्सीड कर रहा था वो बेटा ही सक्सीड कर रहा था। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि पैट्रिनी भी फॉलो हो रहा है, लेकिन वहाँ पे मैट्रिनोमियस फॉलो हो रहा है, मेट्रोनिमियस फॉलो हो रहा है, भाई माँ का नाम ड्राइव्ड हो रहा है। लेकिन जो ट्रेडिशन है वो पैट्रिलिनी ही फॉलो हो रहा है कि फादर के जो रिसोर्सेस आफ्टर द फादर डेथ, वो सन ही क्लेम कर रहा है, वो डॉटर अभी तक क्लेम नहीं कर रही है। तो आज के वीडियो में बस हम लोग यहीं तक देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो हम हो सकता है इसके और 1-2 वीडियोज़ आएँ, 2 वीडियोज़ तो मैं लेकर आया हूँ, हो सकता है कि 3-4 भी इसके जा सकते हैं, वो तो खैर टाइम बताएगा। खैर अभी अभी आप ये वीडियो खत्म हो चुका है, और आप लोग क्या करोगे ना, आप इस पूरे जो ये मैंने पूरा पढ़ा है, आप इसको रीडिंग कर लेना एक बार, तो उससे क्या होगा, आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो खुद में क्लियर हो जाएँगे। हो सकता है आपको अभी कई सारे डाउट्स हो, लेकिन वो आपको क्लियर हो जाएँगे यदि आप खुद से एक बार इसे रीडिंग कर लोगे। तो रीडिंग रीडिंग इज़ वेरी नेसेसरी। तो आपको वो करना है खुद से भाई, नहीं कर रहे हो तो फिर वीडियो मत ही देखो तब। वीडियो देखने से आपके एग्ज़ाम क्लियर नहीं होंगे, आपको खुद से भी करना, मेहनत करना पड़ेगा। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर, गुड बाय।